नमस्कार। खबर बहुत बड़ी है और यह स्पष्ट होता जा रहा है कि मोदी सरकार इस शख्स उद्धव ठाकरे पर शिकंजा लगातार कसते जा रही है और अब तक महाराष्ट्र सरकार पर जितने हमले मोदी सरकार कर रही है, अब तक का सबसे गंभीर हमला किया जा चुका है। उद्धव ठाकरे के साले साहब पर सीधा हमला बोला गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने न सिर्फ छापेमारी की है, एक तरह से कहा जा सकता है कि अब सीधे उद्धव ठाकरे के परिवार वालों पर हमला करने जा रही है मोदी सरकार। आपके सामने एक एक करके 3 खबरें आ रही हैं जो कि इस खबर की गंभीरता को बतला रही हैं। दैनिक जागरण की खबर, उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गाज। एजेंसी ने श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैट अस्थायी तौर पर सील किए। शिवसेना भड़की। अब आपके सामने एबीपी न्यूज की खबर, उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी की कार्रवाई। शरद पवार और संजय राउत ने केंद्र पर साधा निशाना। और अब एनडीटीवी इस पर क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। उद्धव ठाकरे रिलेटिव्स एसेट सीज्ड, सेना सेज पॉलिटिकल वेंडेटा। यानी कि सेना साफ तौर पर इसे बदले की कार्रवाई बता रही है और आपको कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को 2 और अहम घटनाक्रमों के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर यह है अनिल देशमुख और अब यह है नवाब मलिक, 2 मंत्री उद्धव ठाकरे सरकार के, दोनों एनसीपी के नेता और दोनों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों इस वक्त जेल में हैं। मगर उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार के घर पर जो रेड मारी गई है, जिस तरह से उनके फ्लैट सील किए गए हैं, वो खबर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक रिश्तेदार के स्वामित्व वाली कंपनी की 6.45 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर ली। ईडी की इस कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच करने से निरंकुशता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा उन राज्यों में इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है जहां सत्ता में नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता है। और आगे जाके मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि एक अरसे से, यानी कि जब लॉकडाउन हुआ था, पहला लॉकडाउन हुआ था, उसी वक्त से महाराष्ट्र सरकार को अलग अलग मामलों में किस तरह से परेशान किया जा रहा था, मैं आगे जाके आपको बतलाऊंगा। मगर इस खबर की और जानकारी आपके स्क्रीन पर। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैट अस्थायी तौर पर सील कर दिए हैं। ईडी की यह कार्रवाई पुष्पक बुलियन कंपनी के हेराफेरी मामले में हुई है। श्रीधर पर हुई इस कार्रवाई को सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले क्या होता था दोस्तों कि जब भी आपकी किसी से राजनीतिक शत्रुता होती थी तो कभी आपके परिवार पर हमला नहीं किया जाता था। मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह अंदाज़े बयां है। उन्होंने जब भी अपने विरोधियों पर हमला किया, तरीका है उनके कमजोर नब्ज पर हमला करना, उनके रिश्तेदारों पर हमला करना। आपकी स्क्रीन पर शाहरुख खान, वो आदमी जो मोदी सरकार के सामने नहीं झुका, तो उसे किस तरह से टारगेट किया गया? उसके बेटे पर झूठे अनाप शनाप केसेस गढ़ के खुद अदालत ने कह दिया कि आर्यन खान के कोई लिंक्स ड्रग्स कार्टेल के साथ नहीं है और उन्हें बेल दे दी, पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। और फिर आपको याद होगा हिंदुस्तान टाइम्स की वो खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब मामले की विस्तृत जांच की तो उसमें पता चला कि आर्यन खान का कोई दोष नहीं है। मगर हां, पिछले 2 सालों से लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को टारगेट किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने रहेंगे और शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उनका साथ देती रहेगी। मगर इस शख्स उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। वो चाहते थे कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और फिर खेल हो गया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया। नतीजा, महाराष्ट्र जैसा राज्य जो कि देश की आर्थिक नब्ज है, फाइनेंशियल सेंटर है, उस पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का कब्जा हो गया। इस बात को लेकर मोदी सरकार ने कभी भी उद्धव ठाकरे को माफ नहीं किया।
इसलिए ईडी ने जो उनके रिश्तेदार पर रेड मारी है, संपत्तियां कुर्क की हैं, आपको उसके पृष्ठभूमि में देखना पड़ेगा। अब से कुछ दिनों पहले मैंने खबर आपके सामने पेश की थी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नवाब मलिक पर रेड मारी थी और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से एक अरसे से लगातार शिवसेना को परेशान किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार को परेशान किया जा रहा है, अलग अलग मोर्चों पर। किस तरह से, आइए देखिए मेरी रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि जब से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है, उसके बाद से ही वो लगातार जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार को परेशान कर रहे हैं। एक एक करके मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे कोरोना काल के दौरान आपको याद होगा किस तरह से छोटे छोटे मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार को परेशान किया गया, और जब यह शख्स अर्नब गोस्वामी एक आदमी को आत्महत्या करने के मजबूर करने के मामले में गिरफ्तार हुआ था और 1 हफ्ते तक जेल में रहा था, तब आपको याद होगा दोस्तों, उस मामले को लेकर भाजपा ने किस तरह प्रोपेगेंडा किया था, किस तरह से टारगेट किया था महाराष्ट्र सरकार को, और उनके नेता इस मामले में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात भी करने लगे। फिर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला, उस मुद्दे पर भी लगातार परेशान किया गया। जी हां, जिस फेडरल ढांचे की दुहाई भाजपा देती है जब महाराष्ट्र पुलिस पहुंचती है एक दंगाई प्रवचन करने वाले तथाकथित साधु को गिरफ्तार करने मध्य प्रदेश, और आपको याद होगा किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस पहुंच गई थी मुंबई, तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी परेशान करना, और हाल ही के दिनों में आपको याद होगा शाहरुख के बेटे आर्यन खान को जिस तरह से झूठे तरीके से एनसीबी ने फंसाया था, और उसका भी मकसद यह था कि कहीं ना कहीं उस मामले में महाराष्ट्र सरकार को लपेटा जाए। और सबसे बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर संजय राउत ये कह रहे थे कि उनकी बेटी की शादी थी और उन्हें लगातार धमकाया जा रहा था कि आप इस सरकार को गिराओ, यानी कि शिवसेना की सरकार को गिराओ, वरना हम आपको निशाने पर लेंगे। संजय राउत ने तो यह भी आरोप लगाया, यह भी बहुत ही अजीबोगरीब आरोप लगाया कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उनके बेटी की शादी में जो कुक था, जो टेंट सप्लाई करने वाला था, उन सबको भी एजेंसीज परेशान कर रही थी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार के, या ये कहा जाए एनसीपी के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें मोदी सरकार ने गिरफ्तार कराया। पहले अनिल देशमुख को मुंबई पुलिस कमिश्नर की शिकायत पर एक तरह से गिरफ्तार किया गया था, और अब नवाब मलिक को भी गिरफ्तार किया गया है। और सवाल सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का नहीं है, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है या वो सरकार नहीं बना पा रही है, वहां की राज्य सरकारों को परेशान किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर यह है पश्चिम बंगाल से सांसद अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के रिश्तेदार भी हैं, उन्हें लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट परेशान कर रही है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। BJP government is taking on TMC by using central agencies. We have defeated them and they cannot digest this. I am ready to bow down before the power of people, but not before the people in power. क्या कह रहे हैं अभिषेक बैनर्जी? अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साध रही है, और वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल चुनावों में हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अभिषेक बैनर्जी आगे ये भी कहते हैं कि मैं लोगों की ताकत के सामने झुकने को तैयार हूं, मगर जो लोग ताकत में हैं उनके सामने नहीं झुकूंगा। तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का अंदाजे बयां बन गया है। और आपको समझना पड़ेगा कि एनसीपी के जिन मंत्रियों पर निशाना साधा गया है, क्यों साधा गया है। अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, यानी कि उद्धव ठाकरे के बाद सबसे अहम नेता, और एनसीपी के शरद पवार के बाद शायद सबसे अहम नेता।
नवाब मलिक पर क्यों निशाना साधा गया? क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस तरह से शाहरुख खान के आसपास शिकंजा जो बनाया था, उसे पूरी तरह से इस आदमी ने सिंगल हैंडेडली, अकेले धराशायी कर दिया था। नवाब मलिक बार बार वो प्रमाण आपके सामने लेकर आते रहे जिसके जरिए वो ये साबित कर रहे थे कि एनसीबी का केस शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने ये भी प्रमाणित किया गया था कि जो टीम रेड मारने गई थी उसमें बीजेपी के नेता थे। उन्होंने ये भी साबित किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े जो लोग थे उस क्रूज के अंदर उन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया था। और ये तमाम चीजें जो प्रमाणित की थी नवाब मलिक ने सबूतों के साथ, वीडियोस के साथ, इसलिए पुराने केसेस जिंदा किए गए थे और फिर नवाब मलिक को टारगेट किया गया था। आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझ रहे हैं? और इस सब के पीछे मुझे ऐसा लगता है ये तीन चेहरे साफ तौर पर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अब आप कहेंगे ये दावा मैं कैसे कर सकता हूं? तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने बाय इलेक्शंस के दौरान एक भाषण में कहा था कि हमने जो कमलनाथ की सरकार गिराई थी उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ पाला बदल लेते हैं, कमलनाथ सरकार गिर जाती है। अपुष्ट खबरें यह भी आ रही थी कि पैसे का भी जबरदस्त लेन देन हुआ और आप जानते हैं उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को न सिर्फ सांसद बनाया गया राज्यसभा में बल्कि मंत्री भी बनाया गया। यानी कि लेन देन की पूरी व्यवस्था की गई। और इस बारे में शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में भाषण दिया था और कहा था कि इस पूरे मामले के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी और हम किसी भी सूरत में उनके इस प्लान को नाकाम नहीं होने दे सकते थे। यह अपने आप में बहुत अजीबोगरीब बात है दोस्तों कि जब देश के इतने कद्दावर नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री इस तरह से अपनी तमाम ऊर्जाएं सरकार को गिराने में लगाएंगे तो देश कैसे चलेगा? ऐसे में मुझे लगता है कि देश के संघीय ढांचे पर भी लगातार वार किया जा रहा है। यानी कि जिस सरकार से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती उस पर हमले करो, उसको टारगेट करो। और नतीजा आपके सामने महाराष्ट्र है। अब उन्होंने उद्धव ठाकरे पर या उनके गिरेबान तक में हाथ डालना शुरू कर दिया है। उनके रिश्तेदार की संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। यह खबर बताती है कि बीजेपी सरकार यहां रुकने नहीं वाली है और महाराष्ट्र सरकार को तब तक टारगेट करती रहेगी जब तक या तो उद्धव ठाकरे पाला बदल के बीजेपी के साथ ना आ जाएं या फिर महाराष्ट्र की सरकार गिर ना जाए। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर मेरी निगाह लगातार बनी रहेगी। आप तक खबरें लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।